हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ओप एम्प डिफ़ाइन। तो सबसे पहला है हमारा स्टार्टिंग हम करेंगे इस चैप्टर में। देखिए, इससे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 कवर करे हुए हैं। अगर उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, उसका पूरा कंटेंट अपलोडेड है। अभी हम देखेंगे डिफाइन ओप एम्प, दैट मीन्स हम ओप एम्प के बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट में। और ओप एम्प सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओप एम्प से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कम से कम इसके जो सर्किट के क्वेश्चन है वो तो बहुत आसानी से आपको 10 मार्क्स गेन करा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल बात करते हैं हम ओप एम्प के बारे में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे ओप एम्प क्या होता है, ओप एम्प का ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर कन्फर्म क्वेश्चन आता है, ओप एम्प का सिंबल, ओप एम्प का इक्विवेलेंट डायग्राम और उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं डिफाइनिंग ओप एम्प के साथ। तो ओप एम्प क्या होता है? ओप एम्प स्टैंड फॉर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इस टाइप इसके अपने प्रैक्टिकल्स भी करे होंगे अपने लैब में, एडर और समर वाले, सबट्रैक्टर वाले। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हम इस पर फोकस करेंगे। इट इज़ बेसिकली अ वोल्टेज एम्पलीफायर। ये क्या होता है? ये हमारा एक वोल्टेज एम्पलीफायर होता है विच कैन बी डिफाइंड एज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो ध्यान रखना है, ओप एम्प हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। सेकंड यूनिट में बीजेटी और एफईटी भी है, वहाँ पे भी ये इसी तरीके से होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स होता है। क्लियर हो गया है? और ये बेसिकली क्या है? एक वोल्टेज का एम्पलीफायर है। और क्या है? ओप एम्प एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ ओप एम्प वी कैन एम्पलीफाई एनी गिवन सिग्नल। हम किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसके सब्ट्रैक्शन को एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसके एडिशन को एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसके साथ कुछ भी डिफरेंशिएशन करा सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन करा सकते हैं। क्लियर हो गया है? ओप एम्प इज बेसिकली अ मल्टी स्टेज। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि ओप एम्प एक बेसिकली है क्या? ये एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें हम बीजेटी और एफईटी का यूज़ कर रहे हैं। बीजेटी क्या है? बाई जंक्शन, ठीक है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और एफईटी क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये दोनों का ही यूज़ होता है एज क्योंकि ये क्या करते हैं? ये एक इंटरनल एम्पलीफायर की तरह एक्ट करते हैं, बीजेटी एफईटी एज एन इंटरनल एम्पलीफायर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्पलीफिकेशन। और ये है क्या? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, मतलब एकदम से बहुत सारा नहीं है, एक स्टेजेस वाइज इसमें जो है एम्पलीफिकेशन हमें अचीव होता है। ठीक है, बीजेटी और एफईटी का यूज़ करते हैं, जहाँ पे बीजेटी क्या है? बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जहाँ पे कॉमन एमिटर और बेस होते थे, और एफईटी में हमारे पास क्या होते हैं? सोर्स, ड्रेन और जो गेट होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से ये कंसेप्ट आ जाता है। तो ओप एम्प क्या है? बेसिकली एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज एम्पलीफायर है, सॉरी वोल्टेज एम्पलीफायर है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, जिसमें आप अलग अलग टाइप्स के जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओप एम्प एक बेसिकली मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है इन विच वी आर यूजिंग बीजेटी एंड एफईटी एज एन इंटरनल एम्पलीफायर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्पलीफिकेशन। अब फर्स्ट ओप एम्प जो आईसी थी, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, वो 741 थी। अब ये आईसी क्या है? तो आईसी के लिए आपको जाना पड़ेगा। आईसी एक तरीके से एक सर्किट होती है, एक लो कॉस्ट मिनिचराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, जिसमें हमारे कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, जिसमें हम ऑपरेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को। क्लियर है? तो वो हमारी आईसी होती है। और आईसी के लिए अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो कुछ मत करिए, आपको जो ये यूनिट नंबर 4 है उसके लिए आप एक बुक प्रेफर करिए, क्योंकि थ्योरी पार्ट मैंने कवर नहीं करा है। थ्योरी पार्ट के लिए आप उसमें क्या कहाँ जा सकते हैं? थ्योरी पार्ट के लिए कोई भी अच्छी बुक रेफर करिए, जैसे कि हमारी रॉबर्ट एल बॉयलस्टैड की एक किताब आती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और जॉर्ज कैनेडी की किताब आती है, तो उससे आप रेफ़र कर सकते हैं। ये दोनों ही अच्छी किताबें हैं। ठीक है, और मॉरिस मैनो, तो ये सारी किताबें हैं जिसमें आप आईसी के बारे में थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। और आईसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ आईसीज एंड हाउ डू यू डिफाइन आईसी। ठीक है, एंड व्हाट डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, ये यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ओप एम्प आईसी इज 741। तो इस तरीके से आपको ये आईसी दिखेगी कि इस आईसी में एक होता है ऑफसेट नल, एक होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक होता है एनआई नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, माइनस वीईई प्लस वीसीसी एनसी, दैट इज ठीक है। और ओपी क्या होता है? हमारा आउटपुट होता है, ऑफसेट नल होता है। क्लियर है? तो ये किसके 7 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्मिनल्स होते हैं। इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव से, और नॉन इन्वर्टिंग को रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव से। ये ध्यान रखिएगा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वर्टिंग को नेगेटिव से पॉजिटिव से कर देते हैं, नॉन इन्वर्टिंग को नेगेटिव से कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, इन्वर्टिंग नेगेटिव से है, नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव से होता है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओप एम्प है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा ओप एम्प जब आता है ना, तो ब्लॉक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, जो डिफाइन मैंने भी लिख रखा है, डिफाइन ओप एम्प, तो उसमें आप सब बना के आओगे जितना मैंने भी कर दिया है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम भी। इनपुट में क्या है हमारे पास? V1 और V2, हमने टू इनपुट वोल्टेजेस दिए हुए हैं। V1 को हम क्या बोल देंगे? क्योंकि हमारा नेगेटिव ऊपर होता है, पॉजिटिव नीचे होता है ओप एम्प में, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो, मतलब बता रहा हूँ कि जनरली हमारा जो होता है वो नेगेटिव ऊपर होता है और पॉजिटिव नीचे की तरफ होता है। तो हमारा नेगेटिव जो है वो इन्वर्टिंग है, तो V2 हमारा इन्वर्टिंग पे लग रहा है, और हाँ इन्वर्टिंग पे लग रहा है, और V1 हमारा पॉजिटिव पे लग रहा है, जैसे नॉन इन्वर्टिंग पे लग रहा है। क्लियर है? और इनपुट स्टेज में हमारे पास होता है डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। ठीक है, डुअल इनपुट हमने दिया है और हमें बैलेंस्ड आउटपुट मिलता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इस इनपुट स्टेज का नाम है क्या? डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट
डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सेकंड स्टेज होती है इंटरमीडिएट स्टेज, ये डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट होती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। सेकंड होता है थर्ड स्टेज होती है लेवल शिफ्टिंग स्टेज, और इसे हम एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। इसे हम एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, और ये एमिटर फॉलोअर होता है जिसमें कांस्टेंट करंट सोर्स होता है। ये एमिटर फॉलोअर होता है जिसमें कांस्टेंट करंट सोर्स होता है। उसके बाद होती है आउटपुट स्टेज, और आउटपुट स्टेज में हमें होता है पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्रिक एम्पलीफायर। पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्रिक एम्पलीफायर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स हैं जिसमें यूज़ हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इसके नाम आपको जरूर रिमेंबर रखने हैं, लिख के आएंगे तो ये कहीं ना कहीं मार्क्स गेन करने में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करा है इनपुट स्टेज। तो इनपुट स्टेज इज अ डुअल इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर विच प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन। ये मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन को अब हमने पढ़ा क्या था कि ये क्या है, वोल्टेज एम्पलीफायर है हमारा, क्या कहते हैं, ओप एम्प। तो तो ये क्या करता है, तो इनपुट स्टेज हमारा डुअल इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, क्योंकि डुअल इनपुट आ रहा है इसमें V1 और V2 का। डुअल इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है विच प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन, जो हमें वोल्टेज गेन स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड करता है टू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ओप एम्प। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंस टू ओप एम्प। अब ये हाई रेजिस्टेंस का पॉइंट कहाँ से, तो इस हाई रेजिस्टेंस के बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे जब हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी तो ये याद रखो कि ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, दूसरा काम ये वोल्टेज गेन को मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और डुअल इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ठीक है। अगला है इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज क्या है, इट इज ऑल्सो द डुअल इनपुट यूज्ड टू प्रोवाइड द सम एडिशनल गेन। इट इज ऑल्सो द डुअल इनपुट यूज्ड टू प्रोवाइड द सम एडिशनल गेन। एडिशनल गेन प्रोवाइड करता है, जो हमने पहली स्टेज में गेन को लिया है उससे अब कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा और गेन हमें मिलता है। द डीसी लेवल एट द आउटपुट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज, जो आउटपुट होती है इंटरमीडिएट स्टेज की, जैसे कि इसके बाद की जो स्टेज होगी, इसके बाद जो स्टेज ये वाली आती है थर्ड स्टेज, तो इसमें जो हमारा क्या है, द डीसी लेवल एट द आउटपुट ऑफ द इंटर इज वेल अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से वो डीसी लेवल हमारा ऊपर होता है इंटरमीडिएट स्टेज का, क्लियर है। नेक्स्ट है लेवल शिफ्टर। लेवल शिफ्टर क्या है, लेवल शिफ्टर एक एमिटर फॉलोअर है यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। द फंक्शन ऑफ लेवल शिफ्टर, सबके फंक्शन लिख के आने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इंटरमीडिएट स्टेज में क्या है, ये एडिशनल गेन प्रोवाइड कर रहा है, एंड द डीसी लेवल ऑफ द आउटपुट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज इज वेल अबव द ग्राउंड लेवल, क्लियर है। लेवल शिफ्टर में द लेवल शिफ्टर इज एन एमिटर फॉलोअर यूजिंग द कांस्टेंट करंट सोर्स। एक एमिटर फॉलोअर है यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स, मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में भी दिखा दिया। दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, फंक्शन ऑफ लेवल शिफ्टर इज टू शिफ्ट द डीसी लेवल एट द आउटपुट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। मतलब आपको डीसी लेवल को उस लेवल पे शिफ्ट करना है जिस लेवल पे हमें इंटरमीडिएट स्टेज मेरा डाउनवर्ड्स टू 0 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डाउनवर्ड्स टू 0 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में शिफ्ट करता है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज में क्या होता है, द आउटपुट स्टेज जनरली पुश पुल एम्पलीफायर होता है। इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज लार्ज आउटपुट वोल्टेज। ये हमें लार्ज आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है यूजिंग स्विंग कैपेबिलिटी एंड टू प्रोवाइड लो आउटपुट रेजिस्टेंस। और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होती है, क्यों होती है, इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे जब हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। उसी तरीके से हम हाई रेजिस्टेंस को देखेंगे जो हमें मिल रही थी इनपुट स्टेज में कि वो क्यों होती है, तो उसके बारे में हम अभी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करेंगे। तो आउटपुट स्टेज में क्या होता है, हमें ये फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज सिंगल कैपेबिलिटी एंड टू प्रोवाइड द लो आउटपुट रेजिस्टेंस, क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं हमारे चारों ब्लॉक डायग्राम के जो फंक्शंस हैं, हम उसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं सिंबल ऑफ ओप एम्प पे एंड इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ ओप एम्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी जो करा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स में ऐसे ही आता है कि ओप एम्प को डिफाइन करिए, उसकी सर्किट को बताइए, उसका ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन करिए, उसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाइए, उसका सिंबल बताइए। एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड इन 5 to 10 मार्क्स, क्लियर है। तो अब आते हैं सिंबल के ऊपर और इक्विवेलेंट डायग्राम के ऊपर। तो देखिए हमारे पास सिंबल ओप एम्प का क्या होता है, हम इन्हें इन्वर्टिंग एक इनपुट लगाया हुआ है और एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट लगाया हुआ है, ठीक है। ओप एम्प के ऊपर नेगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे जनरली, ठीक है। इसको हमने बोल दिया, ये 2 3 जो मैंने लिखा हुआ है पिन्स होती हैं। ये क्या होती हैं, ये पिन्स होती हैं जो हमारी ओप एम्प में आप देखोगे जब आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे जनरली इसे हम देखते हैं। VCC जो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज माइनस VEE है, वी आउट हमारा क्या है, जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। 6 पिन्स वी आउट पे होती हैं, 4 पिन माइनस VEE और 7th पिन पे होता है VCC, क्लियर हुआ है। तो ये हमारा इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग है, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट नहीं है, ये इन्वर्टिंग है और नॉन इन्वर्टिंग है, क्लियर है। और नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ये एक ट्रायंगुलर शिफ्ट हमें एक ओप एम्प मिलता है। तो ओप एम्प है क्या, एक बेसिकली वोल्टेज एम्पलीफायर है जो वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है। इक्विवेलेंट डायग्राम देखिएगा। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। एक हमारा अंदर रेजिस्टेंस लगा होता है, एक अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस। हमने इन्वर्टिंग से जो करंट फ्लो कर रहा है उसे बोल दिया IB2, और नीचे नॉन इन्वर्टिंग से जो करंट फ्लो कर रहा है उसे बोल दिया IB1। तो 1 और 2 इस तरीके से आपने नेमिंग कर दिया, और जनरली यही नेमिंग कन्वेंशन फॉलो होती है, ठीक है। ये हमारे पास ओप एम्प है, नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा अब हमने क्या बनाया, एक रेजिस्टेंस बना दिया R0, और यहाँ पे हमने अगेन एक सोर्स लगा दिया ADVD। ADVD कुछ नहीं है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है जो हमने अप्लाई कर दिया है। तो हमें RL लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो V0 मिल गया वो ADVD मिल गया। अब इक्विवेलेंट डायग्राम से कुछ समझते हैं जरा, कि अभी मैंने बोला था कि जब हम स्टार्टिंग में आउटपुट रेजिस्टेंस, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए आउटपुट पे। तो अगर मैं अगर देखो यहाँ पे मेरी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो मेरी कम से कम मतलब जो इनफाइनाइट होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मेरी इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो यहाँ से तो हमारा मैक्सिमम जो हमें करंट मिलेगा वो इस तरफ मिलेगा। अदरवाइज़ कुछ करंट हमारा जो है वो लैग कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा सारा का सारा करंट हमें R0 पे मिल जाएगा।
मतलब कहने का सेंस है कि जितना भी जो मतलब ये आर नॉट पे कहने का मतलब है कि इससे जो मैं अप्लाई करूँगा वो पूरा का पूरा मुझे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लोड के अक्रॉस मिलेगा अगर मैं इसको इन्फिनाइट ले लूँगा। क्लियर हो गया, इसलिए इसे इन्फिनाइट लिया गया है। दूसरा, आर नॉट की वैल्यू लो से लो ली जाती है कि जिससे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट हमारा नहीं फ्लो करे, मतलब कम से कम फ्लो करे। हेंस तो आर एल के अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा। वी नॉट इक्वल्स टू एडीवीडी, पूरा का पूरा एडीवीडी मिल जाएगा अगर हमारे आर नॉट की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी। इसलिए आउटपुट स्टेज क्या करता है, लो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। लो रेजिस्टेंस उसका काम होता है टू प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस, और इनपुट स्टेज में हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो देखिए आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है CMRR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसके ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट न्यूमेरिकल, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड आता है और यूनिट पूछ ली जाती है। यूनिट वैसे इसकी कुछ नहीं होती है, सिंपली अभी CMRR की बात करते हैं। तो CMRR इज एन एब्रीविएशन ऑफ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसको शॉर्ट में कैसे लिखा गया है, CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ ओपैम्प बाय विच इट कैन रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल सक्सेसफुली। ठीक है, ये एबिलिटी होता है ओपैम्प की बाय विच इट कैन रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। जो भी हमारा कॉमन मोड सिग्नल आ रहा है उसे ये रिजेक्ट करता है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन। तो एडी हमारा होता है गेन। ठीक है, जो यहाँ पे एडी है वो दिखाता है गेन को, ये डिफरेंशियल गेन को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक मैंने आपको एडी नहीं बताया, एडी क्या होता है, एडी होता है डिफरेंशियल गेन, और ACM होता है कॉमन मोड गेन। ठीक है, तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं कि एडी का अपॉन में ACM का जो रेशियो है उसे हमने CMRR बोल दिया है। या ऐसे कह सकते हैं, अगर हमें थ्योरेटिकली समझना है क्या, तो इट इज एबिलिटी ऑफ ओपैम्प बाय विच इट कैन रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल सक्सेसफुली। क्लियर है। आइडियल ओपैम्प के लिए CMRR की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, जिसका मतलब है कि AD की वैल्यू इन्फाइनाइट है और ACM की वैल्यू 0 है। क्लियर है, इसलिए हमारा जो CMRR है वो इन्फाइनाइट देता है प्रैक्टिकली। अब किसी की वैल्यू अगर आइडियली इन्फाइनाइट है तो प्रैक्टिकली का मतलब ही क्या होता है कि भाई मुझे उसकी वैल्यू कैसी मिलनी चाहिए, हाई मिलनी चाहिए अगर इन्फाइनाइट है, और अगर 0 होती है तो हमारा प्रैक्टिकली वैल्यू कैसी मिलनी चाहिए, लो मिलनी चाहिए। तो CMRR की जो इन्फाइनाइट वैल्यू है वो है, इन्फाइनाइट वैल्यू है वो क्या है, सॉरी जो आइडियल वैल्यू है वो क्या है, इन्फानाइट है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो पूरे वीडियो में बने रहना कि किस तरीके से इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक आप याद कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरा, ऑल्सो CMRR इज ऑल्सो गिवन बाय 20 लॉग बेस 10 AD अपॉन में ACM। लेकिन ये कब दिया जाता है, जब CMRR इन डेसिबल्स दिया हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन डेसिबल्स, इन डेसिबल्स। ठीक है, इन dB। जब डेसिमल्स में CMRR की वैल्यू दी हो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 20 लॉग बेस 10 AD अपॉन में ACM। क्लियर है, तो बस यहाँ पे CMRR क्लियर होता है। अब देखिए नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता था, आइडियल ओपैम्प के लिए बहुत ज़्यादा हाई होता था। इट शुड बी इनफाइनाइट फॉर आइडियल ओपैम्प, प्रैक्टिकली इट शुड बी वेरी हाई, प्रैक्टिकली हाई होना चाहिए। तो इनपुट रेजिस्टेंस 1 मिली ओम था 741 IC ओपैम्प के लिए। 741 ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 741 फर्स्ट IC ओपैम्प थी, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इसलिए उसकी इनपुट रेजिस्टेंस 1 मिली ओम थी। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या था, 0 था, हमें कम से कम होना चाहिए, तो प्रैक्टिकली इट शुड बी मिनिमम। तो R0 की वैल्यू 75 ओम्स थी जो हमें देखने के लिए मिली। नेक्स्ट है जो प्रैक्टिकल वैल्यू जनरली होती है। बैंडविड्थ की बात करें तो आइडियल ओपैम्प की बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है, प्रैक्टिकली इट शुड बी वेरी हाई टू एम्पलीफाई द एनी फ्रीक्वेंसी सिग्नल की, जिससे वो एम्पलीफाई कर सके किसी भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। और डेल्टा एफ रिप्रेजेंटेशन होता है बैंडविड्थ का। तो बैंडविड्थ जो थी वो 1 मिली हर्ट्ज थी फॉर एन प्रैक्टिकल। तो ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ये प्रैक्टिकल के लिए लिख रहा हूँ, ये भी वैल्यू किसकी है, प्रैक्टिकल की है। ठीक है, अगला है स्लीव रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे कि CMRR से आते हैं वैसे इससे आते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट पर यूनिट टाइम। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट पर यूनिट टाइम। स्लीव रेट इक्वल्स टू DV नॉट अपॉन में DT। यूनिट होती है इसकी वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड्स, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड्स। क्लियर है, DV नॉट इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेशियो ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट पर यूनिट टाइम। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का पर यूनिट टाइम में जो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम लिखेंगे। ठीक है, इट इज़ द कैपेबिलिटी, यूनिट भी दिखा देनी है, फॉर्मूला दिखा देना है। इट इज़ द कैपेबिलिटी, इसका एक और भी फॉर्मूला निकल के आता है भाई। अगर मैं इसको मैं डी के टर्म्स में नहीं रिप्रेजेंट करूँ तो V0 अपॉन में टी भी लिख सकता हूँ, है ना। तो V0 अपॉन में टी, अच्छा टी को हम लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा, ध्यान रखिएगा, टी को लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्लीव रेट का फॉर्मूला बन गया ओमेगा V0। ठीक है, अच्छा V0 जो होता है, ध्यान रखिएगा, V0 का एक और फॉर्मूला होता है A इंटू VI, जहाँ पे A होता है डिफरेंशियल गेन जो हमें प्रोवाइड हुआ है। ये देखिए, ये आपको दिख भी रहा होगा, V0 होता है A इंटू VI, जहाँ पे A होता है डिफरेंशियल गेन जो हमें मिलता है एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफिकेशन, और VI होता है हमारे पास इनपुट वोल्टेज। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, तो और क्या होता है, और हमारा ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ होता है। तो हमारा स्लीव रेट क्या हो जाएगा, स्लीव रेट हो जाएगा DV0। अगर मैं V0 अपॉन में टी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा V0 अपॉन में 1 बाय ओमेगा, क्योंकि टी होता है 1 बाय ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा V0। तो इसका अगर मैं स्लीव रेट का नया फॉर्मूला दिखा दूँ तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ V0 AVI।
अगर आपको इनपुट वोल्टेज दिया है और स्लीव रेट दिया है और फ्रीक्वेंसी पूछ ली है तो आप इससे निकाल सकते हो। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो उससे आप समझ लीजिएगा। इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एन op-amp by which we can define how rapidly output will change as we will change the input voltage। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगा, ये तो हमारा मैथमेटिकल टर्म में होगा। इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एन op-amp by which we can define how rapidly output will change as we will change the input voltage। that means the speed of response of an op-amp circuit can be defined with the help of, मतलब कितनी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है उस op-amp की सर्किट की, उसे हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लीव रेट। आइडियल op-amp के लिए स्लीव रेट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये देखिए, प्रैक्टिकली इट शुड बी हाई होनी चाहिए 80 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड, लेकिन IC 741 op-amp में कितनी थी 0.5 वोल्ट पर माइक्रो, तो कम थी, इसलिए अब हमारे इंप्रूव्ड वर्जन आए तो प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 80 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड होनी चाहिए। अगला है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, PSRR। तो ये इसको कहीं डिफाइन नहीं करा गया है पूरे आपके कोर्स में, तो फिलहाल अभी इसे सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं कि पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो में आइडियल op-amp की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और प्रैक्टिकली इट शुड बी लेस। किसी की वैल्यू 0 है तो वो प्रैक्टिकली कैसी होनी चाहिए, लेस है। इनफाइनाइट है तो प्रैक्टिकली इट शुड बी हाई होनी चाहिए। ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज, ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज कैसा है, आइडियल op-amp के लिए 0 है और प्रैक्टिकली इट शुड बी लेस। सिमिलरली ऑफसेट करंट। तो ये कुछ 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अगर पेपर में आती है कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक लिखो तो इन सबको आप लिखोगे विद एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक देख लो। ARBSC की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जहाँ A है गेन, R है इनपुट रेजिस्टेंस, B है बैंडविड्थ, S है स्लीव रेट और C है CMRR। तो ARBSC की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। और PVRC की वैल्यू क्या होती है, 0। इस तरीके से आप ट्रिक है याद कर सकते हो। ARBSC की वैल्यू इनफाइनाइट और PVRC की वैल्यू 0। PSRR ऑफसेट वोल्टेज रिवर्स, और ये R क्या है, R नॉट है, R दैट इज आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, और C क्या है, ऑफसेट करंट। तो यहाँ पे ये हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको इसमें चीज़ क्लियर हो गई होंगी, जहाँ पे मैंने पूरा op-amp डिस्कस कर दिया है और इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर दी हैं। अब देखिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये AKTU एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया स्लीव रेट इक्वल्स टू 1/ω वाला, वो 1/ω का वो हम न्यूमेरिकल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें op-amp बना हुआ है और op-amp की सर्किट आपको अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी मैंने उसकी एप्लीकेशंस नहीं पढ़ाई हैं। एप्लीकेशंस ऑफ op-amp, जहाँ पे हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ op-amp एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एज बफर। ठीक है, एज वोल्टेज फॉलोअर, इस तरीके से। तो वो सब अब देखेंगे अभी। ठीक है, तो वो इसके अगले वीडियो में कहीं ना कहीं हम देखेंगे। फिलहाल अभी तो हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज फॉर एन op-amp फॉर इनपुट वोल्टेज VI1, VI2 140 और 200 दिया हुआ है। द एम्पलीफायर हैज़ अ डिफरेंशियल गेन ऑफ AD एंड द वैल्यू ऑफ CMRR इज। तो पहले केस में CMRR की वैल्यू 200 दी हुई है और आपसे पूछा गया है V0 क्या होगा। तो VI1 लिखा हुआ है, VI2 लिखा हुआ है, AD दिया हुआ है, CMRR दिया हुआ है। पहला मैंने काम लिख दिया, गिवन क्या क्या डेटा है हमारे पास। अब देखो, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है उस पहले तो सिर्फ इतने पार्ट को देख लो, इतने पार्ट को। जो V0 होता है वो होता है AD VD प्लस ACM VCM। एक मैंने अभी आपको फॉर्मुला बताया, V0 इक्वल्स टू AVI। ठीक है, वो हमारा इनपुट वोल्टेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए होता है। और जब इनपुट वोल्टेज नहीं दिया हो, हमारे पास दो अलग अलग इनपुट वोल्टेजेस दिए हों और AD दिया हो और CMRR की और CMRR, मतलब कहीं ना आपसे CMRR की वैल्यू पूछी है। ठीक है, CMRR की वैल्यू, मतलब कहने का वैल्यू ऑफ CMRR आपको दी हुई है और आपसे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पूछी है। तो AD और ACM की वैल्यू दी हुई है और अगर आपसे फिर V0 पूछा गया है तो V0 का फॉर्मूला A इंटू VI नहीं लगता है, तब V0 का फॉर्मूला लगता है AD VD प्लस ACM VCM। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, जहाँ पे AD क्या है, डिफरेंशियल गेन, VD क्या है, जो वोल्टेज हमें मिलता है। ठीक है, ACM क्या है, जो कॉमन मोड हमारा गेन है, और V क्या है, द वोल्टेज एट कॉमन गेन। ठीक है, कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड। ठीक है, तो ये हमारा होता है V0 का फॉर्मूला, AD VD प्लस ACM VCM। अब AD देखो, AD की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 6000। VD की वैल्यू बात करूँ तो VD होता है VI1 माइनस VI2। तो VD का फॉर्मूला याद रख लो कि ये हमारा डिफरेंस होता है। ठीक है, VI1 माइनस VI2, जो दो वोल्टेजेस दिए होंगे उनका डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है। ACM की वैल्यू आपको दी होगी अब, या ACM हम निकालेंगे अभी इसमें, क्योंकि हमें CMRR दिया हुआ है, एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है। VCM का फॉर्मूला होता है VI प्लस VI2 डिवाइड बाई 2। एक तरीके से एवरेज होता है दोनों रीडिंग्स का, दोनों वोल्टेजेस का। क्लियर है, तो बस इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो ACM कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है CMRR क्या होता है, AD अपॉन में ACM। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ CMRR डायरेक्टली दे दी है। अगर डेसिबल्स में देता तो मैं 20 log बेस 10 वाले का इस्तेमाल करता, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे AD अपॉन में ACM इस्तेमाल करा है, क्योंकि CMRR की कोई भी यूनिट मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 200 हो गया CMRR की वैल्यू, AD क्या हो गया 6000 वैल्यू दी हुई है, ACM की वैल्यू हो जाएगी 30। तो बस वही मैंने यहाँ पे कर दिया है। अगले स्टेप में देखो, AD की वैल्यू रख दी है, AD की वैल्यू मुझे दी हुई है, VI1 की वैल्यू, VI2 की वैल्यू रखी, ACM 6000/200, वही मैंने यहाँ कर दिया, मैंने 30 यहाँ पे लिखा नहीं था, तो अब आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में 200 प्लस 140 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर आएगा 3651 वोल्ट। ठीक है, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इतने वोल्ट को, या हम ऐसे कहते हैं 36.51 किलो वोल्ट। क्लियर है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। इसमें के अलावा इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। इन केस अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, अपना डाउट बिल्कुल क्लियर रखें। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।